हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10 का आप लोग देख रहे हो 0 to 0 बैच शुरू हो गया है। तो इसमें से आप लोगों ने कल कुछ टॉपिक देखा था, जिसमें से आपकी पहली टॉपिक आती है क्लास 10 का पहला एक चैप्टर आता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या निकल के कैसे आई थी? तो आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा क्लास 9th में। क्लास 9th में जाने से पहले आपको वहाँ पे ज्ञात करना था क्या? वहाँ पे आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखा। प्राकृतिक के बाद आप लोगों ने होल नंबर यानी पूर्ण संख्या देखा। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक देखा। फिर पूर्णांक के बाद रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या देखा। फिर अपरिमेय संख्या देखा। अब देखो, हमने जो भी प्रकार बताए संख्याओं का, इन सबका सम्मिलित रूप ही आपका कहलाता है रियल नंबर, जिसे आप बोलते हो वास्तविक संख्या। बात क्लियर हुई? तो आते हैं नेक्स्ट वाले क्लास पे। तो आज के बस तो आज हमारा चल रहा है क्या, क्लास 10 का। तो आते हैं आपके अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड आपकी कहती क्या है? हाँ, थोड़ी सी बात ध्यान देना। ध्यान देने के बाद बात क्या होगी, आप लोगों ने अभी देखा कि वास्तविक संख्या किस तरह से बनी, यानी वास्तविक संख्या किस तरह से बनी। तो वास्तविक संख्या का निर्माण किस तरह से होता है, वहां से आप लोगों को पता चला कि रियल नंबर हाँ, तो रियल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? आते हैं वास्तविक संख्या, जिसकी आपकी अंग्रेजी होती है रियल नंबर। तो रियल नंबर की प्राप्ति आप लोगों ने कहाँ से देखा? यानी आप लोगों ने देखा जब आपके पास परिमेय प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जब इन साथ सम्मिलित रूप देखते हो तो वही आपकी कहलाती हैं वही आपकी परिमेय है, यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम मात्र क्या पढ़ेंगे? दो ही संख्याएं देखने को मिलती हैं। क्या क्या? एक तो आपको मिलती है परिमेय संख्या और दूसरी मिलती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो अभी उस पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं, जितनी भी परिमेय संख्या यानी जिसे आप बोलते हो रैशनल नंबर, क्या बोलते हो? रैशनल नंबर। और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं उनको बोलते हो इनरैशनल नंबर। ठीक। तो आप लोगों ने बताया था कल की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं? आप लोगों ने एक फिगर देखा था कि उसमें आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को जब आपस में मिलाते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को जब एक साथ मिलाते हैं तो उसका पूरा रूप ही आपका कहलाता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आप लोग क्या जानते हो, इस तरह से बता सकते हो। यानी आप लोग अगर एक फिट बनाओगे तो फिट बनाने के बाद यहाँ पे आप पूर्णांक को दर्शाओगे। तो जब पूर्णांक को दर्शाओगे तो यहाँ से बात क्या आती है? पूर्णांक दर्शाना है तो इसमें आपको धन पूर्णांक भी मिल जाएंगे, ऋण पूर्णांक भी मिल जाएंगे और एक आपका शून्य होता है जो उदासीन होता है। तो प्लस वाली संख्याएं आपकी प्राकृतिक में आ जाती हैं, फिर उसको आप शामिल कर देते हो 0 को, तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। जब पूर्ण संख्या बन जाती है तो उसके साथ जितने आपने प्लस वाली संख्याएं ली थी उतने आपको अगर माइनस वाली संख्याएं मिल जाती हैं तो वह जो संख्याओं का ग्रुप मिल जाता है वह आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक जब कहलाता है तो यहाँ से बात आती है, यहाँ बीच में होता है आपका 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे -1 वाली संख्या है, -2 वाली संख्या है, -3 वाली संख्या है, डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर हुई? तो बात क्लियर क्या हुई यहाँ से? बात यहाँ से यह निकल के आई कि आप लोगों ने बताया कि ई वाली बातें सब आपकी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। इस
सब बातें आपकी प्राकृतिक संख्या। फिर इसमें जब आप जीरो को शामिल कर लेते हो तो यही आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। जब इस पूर्ण संख्या के साथ जितने प्लस वाली संख्याएं लिए और जितनी माइनस वाली संख्याएं लिए उनको शामिल करते हो तो यह पूर्णांक बन जाता है। अब इन्हीं पूर्णांक का बटा वाला रूप ले लेते हो, यानी इन्हीं पूर्णांकों का बटा वाला रूप क्या करते हो, जैसे आपके पास -1/2 हो गया, -3/2 हो गया, 0/1 हो गया, 1/2 हो गया। यह रूप आपका क्या कहलाने लगता है? परिमेय संख्या कहलाने लगता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। बात क्लियर हुई? तो बात क्या क्लियर हुई कि आपके पास आप लोगों ने यह बताया कि जितने भी पूर्णांक होते हैं उन सबको अगर आपस में मिला दिया जाता है तो वह आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो जब इतनी बात क्लियर हुई तो आप लोग को वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से आपकी आती है एक रेशनल नंबर, एक होती है आपके पास इन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को जो आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, और इन रेशनल नंबर यानी जिसे आप बोलते हो क्या, जिसे आप बोलते हो अपरिमेय संख्या, उनको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ से आप लोग इसकी जब परिभाषा बताओगे, अभी आप लोगों ने कल बताया कि पी बाई क्यू, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात और आती है क्या कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? पॉजिटिव ये पूर्णांक होने चाहिए। पी और क्यू, पी एंड, हाँ तो बात समझे, पी और क्यू क्या होंगे? एक पूर्णांक होगा। दूसरी बात आती है तो इसके जैसे में आप क्या लिख सकते हो? जैसे में आप लिख सकते हो कि जितने भी पूर्णांक माइनस वाले होते हैं वह भी आपकी प्राकृतिक संख्या, यानी वह भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। 0/1 भी आपका रेशनल नंबर है, 1/2 भी है और 3/2, यानी जिसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वही आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अगली बात आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को जानने से पहले आपने कल देखा था कि दशमलव के प्रकार, आप लोगों ने शांत दशमलव देखा, अशांत दशमलव देखा और रिपीटिंग डेसिमल देखा, यानी जो बार बार 2 ही 3 नंबर बार बार आ रहे थे। तो जो आपके अशांत दशमलव थे वही आपके किसके अंतर्गत आते हैं? इसी को आप बोल सकते हो अशांत दशमलव वाले भिन्न भी, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव मिलते कहाँ आपके? तो अशांत दशमलव मिलते वहाँ हैं जितने भी कड़ी मान होते हैं, जितने भी कड़ी में मान होते हैं यह सब अशांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो पाई का मान होता है वह तो 22/7 होता है, लेकिन जो पाई होता है वह अपरिमेय संख्या होती है, यानी पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 यह क्या होता है? अनंत तक होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि क्या पाई बटे, हाँ तो इसमें सत्य असत्य का नाम ऑप्शन दे देगा। तो दे देगा पहला ऑप्शन कि पाई एक परिमेय संख्या है तथा पाई का मान 22/7 जो है परिमेय संख्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो देखो, अब देखो आप लोगों ने, आपके पास दिमाग में सवाल उठेगा। सवाल क्या उठेगा कि आपने देखा था कि क्या, कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्लस वाली संख्याएं सब दिख रही हैं। अगर जब इसमें आप माइनस वाली संख्याएं ऐड करते हो तो क्या, -3 को लेते हो, -2 को लेते हो और -5 को जब लेते हो तो यह सब बनने लगती है आपकी सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? यानी आप लोगों ने कहा ना कि इस वाली बातें में परिमेय संख्या वह संख्या होती है जितने भी आप माइनस वाले पूर्णांक लेते हो उतने आपके पास प्लस वाले पूर्णांक भी होते हैं। जब प्लस वाले माइनस वाले पूर्णांक को अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं वही आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपने कहा कि प्लस वाले मानों का आपने करड़ी लिया तो उसी प्रकार माइनस वाले मानों के भी करड़ी हो सकते हैं। जब माइनस वाले मानों की करड़ी हो सकते हैं तो वह हो सकते हैं कब? क्लास जब 11th में आप लोग जाओगे तो वहाँ से एक टॉपिक मिलती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को ही डिटेल से पढ़ा जाता है कि -√3, -√2, -√5 को क्या लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में आपकी बात चल रही थी, यानी आपकी टॉपिक शुरू होने वाली थी। रियल नंबर तो क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया किस प्रकार से भी रियल नंबर आया। अगली बात आती है आपके पास, अगली बात आती है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। क्या आती है? विभाज्यता।
जिसे आप अंग्रेजी में जानते हो डिविजिबिलिटी। यही होता है आपकी क्या, विभाज्यता। देखो विभाज्यता आप लोगों ने जाना होगा कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह संख्या अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो वह उसका क्या होता है, डिविजिबिलिटी कहलाता है। बात क्लियर हुई। यानी मान लेते हैं आपके पास कोई संख्या a है, क्या है, कोई संख्या a है, इसको आपको b से डिवाइड करना है। तो जब b से डिवाइड करोगे तो डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि आपने इसको पूरी तरह से डिवाइड किया तो आपके पास शेषफल क्या आ गया, शेषफल मान लेते हैं c आ जाएगा ना। या तो शेषफल डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल आपका हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब शेषफल जीरो रहेगा तो भागफल क्या आता है, भागफल। तो भागफल यहाँ से देखने को मिलता है, मान लेते हैं आपका भागफल c मिलता है। आपने किसी संख्या यानी दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर लिए, उसको आपने किसी एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग दिया। तो मान लेते हैं इस तरह से भाग देते हो आप लोग a भागे b, तो मान लेते हैं आपका भागफल c आता है। तो आपकी जब डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो यानी भाग पूरी तरह से चली गई है तो जो यहाँ होगा वही भी यहाँ होगा, तो यह पूरी तरह से आपका शून्य निकल के आएगा। तो बात क्लियर हुई। तो बात क्लियर क्या हुई कि यहाँ से आपको जब a को दर्शाना होता है, जब a को दर्शाना होता है तो इसको आप लिखते क्या हो, a बराबर लिखते हो b गुणे c, अब प्लस में आप जीरो को जोड़ते हो तो जो आपका शेषफल होता है। यानी अगर आपकी भाग पूरी तरह से चली गई तो जीरो मतलब शेषफल क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, आपका शून्य रहेगा। तो शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से जो a बराबर आता है वह क्या आता है, b से निकल के आता है। बात क्लियर हुई। जैसे आप अगर क्या कर लो, कोई भी संख्या ले लो, मान लेते हैं आपके पास कोई संख्या है एज मानी जैसे, जैसे उदाहरण में देख लो, कोई संख्या आपके पास है, तो कोई संख्या मान लेते हैं आपके पास 144 है, बटे में आपका है मान लेते हैं 12। ठीक, तो आपको क्या करना है, 12 से 144 में जब भाग देना है, 12 से 144 में जब भाग देना है तो भाग देंगे क्या होएगा, यानी 12 को इस तरह से भाग दोगे 144 में। तो आप लोग जानते हो 12 बरहियन क्या होता है, 12 एक कम 12 होगा, तो यहाँ से मिलेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 12 गुना क्या होगा 24 हो जाएगा, जो आपका शेषफल आएगा क्या, जीरो। यानी डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि आप जब किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हो तो शेषफल हमेशा 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 क्या आता है, जीरो आता है। तो वहीं से आपकी डिविजिबिलिटी बात आती है निकल। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से आप लोग जब 144 को दर्शाना चाहोगे, इसको 144 को जब दर्शाना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 12 गुणे 12, क्या लिख सकते हो, 12 गुणे 12, और आपका शेषफल उसमें जीरो आ गया, तो जीरो ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो यही वाली बात कि a बराबर b इंटू सी। विभाज्यता समझ में आई। तो यानी विभाज्यता वह बात होती है कि आप जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो तो शेषफल हमेशा क्या आता है, जीरो आना चाहिए, तभी वह डिविजिबिलिटी कहलाता है, यानी विभाज्यता कहलाएगा। तो वहां से भागफल कुछ और आएगा, जब भागफल कुछ और आएगा तो उस a को, यानी जो आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया था, उसको दर्शाने के लिए आप यह बातें लिख सकते हो क्या, कि a बराबर b गुणे c। आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से देखा कि आपको 44 लाना है, तो 44 लाना है तो अगर आप 12 का 12 में गुणा करोगे तब ना 12 बार में 144 होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि a बराबर b इंटू सी, क्लियर हुई गई बात। अच्छा, अब इसी वाली बात को हमारे यूक्लिड जी ने, यानी अगले वैज्ञानिक आते हैं आपके, अगले वैज्ञानिक का नाम आता है यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड डिविजिबिलिटी लेमा ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे आप हिंदी में बोलते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका,
जिससे आप इसको अंग्रेजी में जानते हो यूक्लिड डिविजिबिलिटी लेमा। यूक्लिड डिविजिबिलिटी लेमा, तो इसको आपको दर्शाना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। तो हमारे यूक्लिड महोदय ने यह बात सिद्ध करके बताया कि जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को, उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर को केवल लिया, यानी पॉजिटिव इंटीजर को जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से भाग देते हैं तो उसका भागफल कुछ आता है और उसका कुछ शेषफल आता है। तो इन्हीं चारों पांचों चार शब्द आए, क्या है, एक आया जिसमें भाग देते हो, जिससे देते हो, यानी जिस, फिर भाग देने के बाद भागफल प्राप्त होता है, भागफल के बाद शेषफल प्राप्त होता है। इन्हीं चारों में संबंध उन्होंने बताया कि जब भी आप किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हो तो यह काम जरूर आएगा, यानी यह बात जरूर होगी। तो उन्होंने एक दो पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार लिया, तो दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं आपका क्या क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर, एक ए है और एक बी है आपका। तो उन्होंने जब इससे भाग दिया तो भाग देने के बाद आपका भागफल कुछ निकला और शेषफल कुछ निकला। देखो भाई, डिविजिबिलिटी में आता है तो शेषफल की तो बात नहीं होती है, तो डिविजिबिलिटी कहती है कि पूरी तरह से वह डिवाइड हो जाती है। लेकिन कुछ भागें ऐसी होती हैं कि जो डिवाइड नहीं होती हैं, तो उनको दर्शाने के लिए आप करते क्या हो, तो भागफल मान लेते हैं, वहां पे क्यू आता है, यहाँ पे शेषफल आपका आर आता है। क्या आता है, यानी भागफल आपने क्यू देखा और शेषफल आपने आर देखा। तो इस वाली भाग को जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हो, यानी जब भाग देते हो, आपने बचपन में ही दिया है बी भागे ए, तो जब बी भागा ए करते हो तो बी को मान लेते हैं क्यू बार गया, तो क्यू बार जाने के बाद कुछ आपका रिमाइंडर आ गया। जब कुछ रिमाइंडर आ गया तो इस ए को प्रदर्शित करने के लिए, इसको ए को दिखाने के लिए आप लिखते क्या हो यहाँ पे, यानी ए को प्रदर्शित करें। यहाँ पे देखो ए आया, बी आया, क्यू आया, आर आया, तो ए बी क्यू आर के अलग अलग नाम भी होंगे। तो यहाँ से बात क्या आती है, यहाँ यानी ए का जो बात होती है वह होती है भाज्य। क्या होता है, भाज्य होता है। और बी जो होता है जिससे आप लोग भाग देते हो उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जो क्यू होता है उसको आप बोलते हो भागफल, और जो आर आपका आता है वह आपका शेषफल होता है। तो इन्हीं चारों में संबंध उन्होंने यूक्लिड जी ने बताया कि अब जब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग देते हो तो यह बात जरूर आती है। क्या बात आती है, यहाँ से एक फार्मूला बनता है, इन्हीं का एक फार्मूला था कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। कौन सा, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब आप लोगों ने देखा कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। आपने देखा कि ए आपका क्या है, ए बोले तो, हाँ ए बोले तो आपका भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। बी आपका भाजक होता है और क्यू आपका भागफल होता है और आर आपका शेषफल होता है। बात क्लियर हुई। तो यहां से बात की गई कि जो भाज्य होता है वह भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल के क्या होता है, इक्वल होता है। जब इक्वल होता है तो यहाँ से एक बात, थोड़ी सी बात समझे हम लोग, थोड़ी सी बात समझना। क्या, अब देखो यहाँ पे जो आर का मान होगा यानी जो रिमाइंडर होगा वह फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा, अच्छा जब आप आर का मान निकालते हो तो आर का मान यहाँ पे कहता क्या है कि आर जो होगा वह हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जीरो से। यानी जो जीरो होगा, या तो आप लोगों ने अभी डिविजिबिलिटी में देखा कि या तो शेषफल जीरो होगा, उससे तो कम होगा नहीं, माइनस में तो जाएगा नहीं। जब आप माइनस वाली संख्या लेते हो तब होती है बात। जब आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना, यूक्लिड जी ने पॉजिटिव इंटीजर पे बात की थी। जब उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर पे बात किया था
तो उन्होंने क्या किया, ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका भागफल क्यू आता है और शेषफल आर आता है। जब शेषफल आर आता है तो यहाँ भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ से आर का मान निश्चित होने लगता है। निश्चित क्या होता है कि आर का मान तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक बात निकलती है, आर का मान हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। यानी बी बड़ा होगा, आर छोटा होगा। यानी जब भी आर का मान आएगा वह बी से क्या होगा, छोटा होगा। आप कोई भी भाग देकर देख लो। बात समझ में आई? यानी आप लोगों ने जब देखोगे तो यहां से बात निकल के आती है, यहाँ पे बात की ना, तो बात यहाँ से आई क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोगों ने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो जब शेषफल की बात आती है तो यहाँ से लास्ट वाली बात क्या निकल के आई, अभी आप लोगों ने बताया, क्या बताया कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग देते हैं तो उसका भागफल कुछ होता है और उसका शेषफल भी कुछ होता है, शेषफल 0 होता है। अब इन चारों शेषफल मान लेते हैं आर होता है। इन चारों में जब संबंध बताना होता है तो संबंध क्या निकल के आता है, यानी ए बराबर आप लिखते हो, किस बराबर, ए बराबर लिखते हो बी इंटू क्यू प्लस का आर। यही संबंध देखने को मिलता है किसमें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ से एक बात निकलती है, क्या निकलती है, जो आर का मान होता है, आर का मान वह 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा। यह बात आप लोग कांस्टेंट बना लेना। अब जब कोई भी भाग दोगे, यानी कोई भी भागों का प्रकार लोगे, तो वहां से बात क्या आती है, जैसे आप लोग अब भाग दोगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर 4 है, 4 को आप अगर 3 से मान लेते हैं, कोई बड़ा नंबर 14 है, 14 को आप अगर 3 से भाग देते हो तो भाग देने का लॉन्ग डिवीजन मेथड यही होता है ना कि 14 में भाग देते हो 3 से। तो 14 में जब 3 से भाग दोगे तो कई बार भाग जाएगी, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी 12, यानी आर का मान यहाँ पे कितना आया, 2 आया। देखो कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में क्या आ रही है कि आपके पास यह बी है, यह क्या है, बी है, यह आपका क्या है, ए है, यह आपका Q है और यह आपका R है। तो हमने अभी बताया कि क्या बताया कि जो R का मान होगा वह 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन B के मान से छोटा होगा। B का मान यहाँ पे कितना है, B का मान यहाँ पे 3 है, 3 से क्या होगा, यह छोटा है। तो यानी इस वाली बात को, किस वाली बात को, 14/3 वाली बात को जब यूक्लिड डिवीजन लेमा से बताओगे आप लोग, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप लोग बताओगे तो यहाँ से बात क्या निकलती है, यानी आपको 14, यानी आप यहाँ पे ए का मान यह है, यह आपका बी का मान है, क्यू आपका क्या है, आप लोगों ने भाग दिया तो क्यू का मान आया 4, तो रिमाइंडर क्या निकल के आया, रिमाइंडर आया आपका 2। तो आपको ए बराबर पता है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर होता है। तो ए का मान अभी आप लोगों ने देखा क्या है, 14 है, बी का मान आपका कितना है, 3 है, और क्यू का मान क्या है, 4 है, और उसमें अगर आर जोड़ दे रहे हो, आर आपका कितना है, 2 है। तो 2 क्या है, 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो आप जब देखोगे चर यानी 12 होगा और 12 में आप 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, 14। यहीं से निकल के आता है कि जो 14 किस प्रकार से प्राप्त होता है, यहाँ से प्राप्त यानी आपके पास जब कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से भागा देते हो या भाग देते हो, तो यहाँ से यह बात निकल के आती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर। और दूसरी बात निकल के आती है कि आप अगर ए को माने हो 14 तो बी वहाँ पे 3 है, क्यू आपका 4 है प्लस 2 है। तो आप पक्षांतर अक्षांतर गुणा भाग करोगे तो वहां से निकल के आता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर।
बात क्लियर हुई? तो जब बात क्लियर हो गई तो थोड़ी सी आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आपका कहता क्या है, हाँ थोड़ी सी ध्यान देना बात को। मान लेते हैं आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और थोड़ी सी बात ध्यान देना, अगर आपके पास कोई भिन्न है, मान लेते हैं क्या है, अभी आप लोगों ने देखा क्या थी 14/3, यही आपकी कोई भिन्न है। तो कोई भिन्न आपके पास अगर इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना चाहोगे तो मिश्र भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हो? आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा के पहले ही आपको पता होता है कि आपने मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हो। तो आपने अभी 3 से भाग दिया था 14 में, जब 3 से आपने 14 में भाग दिया तो क्या आया, 3 चौक को 12 आ गया। जब 3 चौक को 12 आ गया तो यहाँ से क्या निकला, 2 निकला। तो अब इस वाली तीनों बातों को, कौन कौन सी बातों को, इन्हीं तीनों बातों, यानी ए को, बी को और आर को और क्यू को, इन तीनों को किस प्रकार से लिखते हो वहां पे बात चलती है। क्या लिखते हो, लिखते हो ना क्या, इसी वाली बात को जब मिश्र भिन्न में परिवर्तित करते हो, इसमें मिश्र भिन्न में, जब मिश्र भिन्न में परिवर्तित करते हो तो आप लिखते हो ना 4 सही 3/2/3। अब देखो ये बात निकली कहाँ से, आप लोग करते क्या हो कि आप अगर इस 3 का 4 में गुणा करते हो, क्या करते हो, 3 का 4 में गुणा करते हो और 2 को बाद में क्या करते हो, ऐड करते हो, यानी मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करने का यह नियम कहलाता है। तो यह नियम आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंतर्गत आता है। क्या आता है, आप लोगों ने वहां पे देखा था ना कि आपने 2 संख्याओं का आपस में गुणा करके बाद में एक संख्याओं का आपको जोड़ दे रहे हो। क्या कर रहे हो, यानी 2 संख्याओं का गुणा करके बाद में एक संख्या को जोड़ दे रहे हो। वही बात यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंतर्गत भी आती है। तो यहाँ से बात क्या निकली, आपने 3 का गुणा 4 में किया और +2 कर दिए, तो यहाँ पे यह बात जो निकली वह 14 हो गई। जब 14 हो गई तो यही आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया, यह आपका क्यू हो गया और यह आपका आर हो गया। बात क्लियर हुई? यानी साधारण भिन्न को आपने मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना किस प्रकार से सीखा था, इसी प्रकार से कि आपने क्या लिखे हो, भाज्य को भागफल को सही में लिखते हो और जिससे भाग देते हो उसको बटे में लिखते हो, जिसमें भाग जो आपका शेषफल आता है उसको आप ऊपर लिखते हो। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करने का यही नियम होता है। क्या नियम होता है कि आप क्या करते हो, 2 संख्याओं का गुणा यानी 3 का 4 में गुणा करते हो, बाद में 2 को जोड़ते हो, तो वही आपकी आती है 14, जो बराबर होती है 3 × 4 + 2 के बराबर। यही बात निकली थी ना, इसी वाली बात को आप जानते हो क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। वहां हमने डी लिख देगा, यूक्लिड जी की बातें, अच्छा ई होता है यहाँ पे भाई, थोड़ा ध्यान देना, ई नाम से शुरू हुआ था उनका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड, थोड़ा अंग्रेजी गलत हो गई, यूक्लिड यही होगी, देख लेना आप लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से बात समझ में आई। हमने कहा, चर्चा भी किया था कि मिश्र भिन्न कैसे प्राप्त करते हो आप लोग। मिश्र भिन्न प्राप्त करने का वही एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप 2 संख्याओं को गुणा करते हो, बाद में शेषफल को जोड़ते हो, वही आपकी कहलाती ईडीएल, जिसे आप बोलते हो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। बात क्लियर हुई? अच्छा, जब बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी बात ध्यान देना। अच्छा, इन बातों को सही तरीके से लिखने के लिए आपके पास, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप 2 से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करते हो, 5 से डिवाइड करते हो, तो क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं। तो आपके पास थोड़ी सी बात समझो, यानी मान लेते हैं आपके पास कोई संख्या ए है, उसको आप 2 से पहले डिवाइड करो, ए को आपने 2 से डिवाइड किया, फिर अगली बात आती है ए को आपने 3 से डिवाइड किया, फिर अगली बात आती है ए को आपने 4 से डिवाइड किया। इतने बात देखो,
जब ए को आपने 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो ना, क्या बता सकते हो, यहाँ पे ए तो अपने मान ही है, क्या है, b बराबर क्या है, 2 है। तो जब b बराबर 2 है तो आप जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से भाग देते हो तो जब 2 से भाग देने का अर्थ आया तो यहाँ b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब b का मान 2 आ गया तो यहाँ से r के मान को निश्चित कर सकते हो, यानी r का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, r जो होगा वह बड़ा होगा, यानी b से, b बोले तो क्या है यहाँ पे, b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन जो 0 और उसके क्या होगा, बराबर। यह बात समझ में आ रही है। यानी उस समय आप लोगों ने देखा था कि क्या देखा था कि वहां पे था a बाई बी, तो आप लोगों ने वहां बताया था कि जब आपके पास कोई भिन्न होती है a बाई बी के रूप में, a बाई बी के रूप में, तो वहां से r का मान जो निश्चित होता है वह 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से क्या होता था, छोटा होता था। ठीक उसी प्रकार में आपने यहाँ से b को क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो यहाँ r के मान क्या हो सकते हैं, निश्चित होते हैं। r का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। जब छोटा रहेगा तो यहाँ से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हो। जब यूक्लिड है यानी r के मान यहाँ से क्या क्या हो सकते हैं, r बराबर आप लिख सकते हो ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा। क्या हो रहा है, 2 से छोटा लेना है, 2 से छोटा लेना है तो केवल 0 होगा, 1 होगा। बात क्लियर हुई। तो आप जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे तो वहां से a का मान क्या हो सकता है, a का मान आप कहते हो ना कि b इंटू क्यू, b इंटू क्यू बोले तो b इंटू क्यू, यानी b के स्थान पे 2 और q तो अपने स्थान पे रहेगा ही। लेकिन वहां से आपने अगर एक बार 0 ले लिया तो आपने r का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। सेकेंड स्टेप, यानी एक तो बात यह बन गई यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि आप अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से भाग देते हो, यानी आप किसी भी पॉजिटिव, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर आप उसे 2 से डिवाइड करते हो, या तो एक फॉर्म यह बनेगा, कौन फॉर्म, एक फॉर्म तो यह तैयार होगा आपका बनके, या तो सेकेंड वाला फॉर्म क्या बनेगा, सेकेंड वाला फॉर्म देख लेते हैं। सेकेंड वाला फॉर्म यहाँ अगर r बराबर 1 लेते हो तो EDL से क्या बनेगा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी यहाँ से a बराबर जो निकलता है वह 2 तो b का मान है, q अपने स्थान पे रहेगा, लेकिन जो r आएगा वहां से क्या आ जाएगा, 1 निकल के आएगा। कहाँ से कि r का मान या तो 0 लेना होगा या तो 1 लेना होगा। तो आपने एक बार 0 लिया तो यहाँ से बना a बराबर 2q प्लस 0, आपने जब 1 ले लिया तो वहां से बना a बराबर क्या बना, a बराबर 2q प्लस 1। यहाँ से बात, ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर आप दुनिया का कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो क्यों ना हो, वह अगर 2 से डिवाइड करते हो तो या तो शेषफल 0 देगा या तो शेषफल 1 देगा। लगा के देख लो उदाहरण में, जैसे एग्जाम्पल समझ लो भाई। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लो 12,576 0, यही है ना। तो जब इसे आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से भाग देने का अर्थ यही है कि 2 से काटो, 2 छक्का 12, फिर क्या होगा, 2 छक्का 12, फिर 2 बचे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अच्छा भाग दे लो भाई, इसे 2 भागे करोगे 12 75 60, यही था ना। तो जब 2 से भाग तो 2 छक्का 12 कट जाएगा, फिर 7 2 2 3 6, 1 आएगा 15 2 7 14, फिर क्या आएगा, 1 आएगा 16 2 8 16, यानी यह भाग पूरी तरह से कट गई। यानी रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, यानी जो r का मान आया यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी आप अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को 2 से डिवाइड करते हो या तो शेषफल 0 होगा या तो शेषफल क्या होगा, देख लो। कोई भी नंबर लेते हैं भाई, इसे ले लेते हैं 13,755, इसको आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो 2 से जब भाग दोगे तो क्या बनेगा, 2 छक्का 12 होगा, 1 होगा 17 होगा, 2 8 16 होगा, 1 होगा तो 15 होगा, 2 7 14 होगा, 1 होगा तो 15 होगा, फिर 2 7 14 होगा, तो कितना आ रहा है शेषफल, यानी यहाँ से r का जो मान आया वो कितना आया, 1 आया।
दुनिया का कोई भी नंबर लोगे, अगर आप उसे 2 से डिवाइड करना चाहोगे या तो वह 2 फॉर्म देगा या तो 2 + 1 फॉर्म देगा। बात क्लियर हुई। ठीक उसी प्रकार से अगर 3 से डिवाइड करोगे, ठीक उसी प्रकार से अगर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से बात क्या थी, अब यहाँ b बराबर आपका 3 है तो r का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। यहाँ बात निकली। जब यह बात निकल के आई तो यहाँ से आप लोग फॉर्म बना सकते हो, यानी r के मान हो क्या सकते हैं, r के मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यही बात हो सकती है। तो यहाँ से आपको EDL जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे तो यहाँ से a बराबर क्या बनता है, यानी a बराबर जब एक बार r बराबर आप 0 लोगे तो r बराबर 0 लेने का अर्थ यही है कि भाग पूरी तरह से चली गई है। जब भाग पूरी तरह से चली गई तो यानी 3 तो b का मान है, q आपका भागफल है और 0 आपका शेषफल। तो आप जब किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करोगे या तो यह फॉर्म देगी, और दूसरी बात आती है क्या, EDL से। जब सेकेंड r बराबर आप 1 लेते हो तो a बराबर क्या आता है, 3q तो आएगा ही आएगा, लेकिन r का मान क्या होगा, 1 होगा। जब r का मान 1 होगा तो यहाँ से एक दूसरा फॉर्म पता चलता है क्या, कि EDL से यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से a बराबर 3q+1 आता है। यानी दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर आप उसे 3 से डिवाइड करते हो या तो वह शेषफल 0 देगा या तो शेषफल 1 देगा या तो शेषफल 2 देगा। तो आप लोगों ने 0 देख लिया, फिर 1 देख लिया, तो लास्ट नंबर बच रहा है आपका 2, तो वही अगला इक्वेशन बनेगा EDL से यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो a बराबर 3q + 2, यहाँ से एक अगला कंडीशन बन के आ जाती है कि अगर आपने किसी भी पॉजिटिव नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो वह या तो 3q+0 देगा या 3q+1 देगा या 3q+2 देगा। यही समीकरण 3 तैयार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो r का मान निश्चित हो सकता है यहाँ पे, यानी रिमाइंडर बोलोगे तो 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 4 से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ से ई कंडीशन जब बनेगी तो यहाँ से r के मान आप लोग रखोगे, या तो 1 रखोगे, पहले तो 0 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 4 तो होगा नहीं। 4 से आपको क्या करना है, छोटा लेना है। तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा क्या, यहाँ से फॉर्म क्या क्या बनेंगे, EDL के, EDL अगला यहाँ फॉर्म लिखोगे आप लोग, फिर EDL, EDL, फिर EDL, यानी r के मान 4 है तो 4 ही बात आएगी, a बराबर में, a बराबर में और a बराबर में, a बराबर में। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से आप लोग होमवर्क के रूप में नोट करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे थोड़े से क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।